हैव यू एवर वंडर्ड, अभी आपने जो टी शर्ट, कुर्ता, पजामा, व्हाटएवर जो भी आपने पहन रखा है वो कैसे बनता है? कितने सारे लोगों का हार्डवर्क उसमें जाता है उस एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग को बनाने के लिए। उस 0 to 100 लेवल पे जाने में कितना समय लगता है? वेल, वी हैव कम टू फाइंड ऑल दीज आंसर्स। टुडे वी आर विजिटिंग यति वाले, जो कि एक बहुत ही मेजर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, एंड लेट्स कम विजिट देम। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? हाउ आर यू सर? ऑल गुड, फाइन। आप बताइए। So this is Jay, the founder, फाउंडर founder/owner/slash karta dharta of this amazing factory. So Thank you so Jay, much. would you give us a tour of the factory and Yeah. let's talk about everything Let's from go. manufacturing to clothing and everything. Yeah, let's go from this side. Okay. So I can just- you tell us about the name? Basically नाम कैसे पड़ा, इस नाम का मतलब क्या है, ब्रांड के नाम का? एक्चुअली ये जो हमारी फर्म है, हाँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो यति वाले फैब्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा एंड यति इज माय डॉटर नेम। अच्छा। और वैसे हमारा 108 जो माताएं हैं, हमारी दुर्गा माता के जो नाम है, उनमें से एक नाम यति भी है। ओह, तो दोनों कॉम्बिनेशन है। वहाँ से हमने स्पेशल ले लिया, यहाँ से हमने डॉटर से ले लिया, क्योंकि हमने सुना होगा लड़के वाले लड़की वाले, तो हमने यति वाले कर दिया कि हम यति के वाले हैं। yes, that was I was wondering कि यति means नारी, नारी। so नारी वाले, nice, that is बिल्कुल। really nice. Yeah, so ये है। tell us about the company कब फाउंड हुई? कंपनी हमने वैसे तो मेरे फादर्स ने स्टार्ट किया था बिजनेस 1976। 1976 में उन्होंने स्टार्ट किया हैंड ब्लॉक से। अच्छा। हैंड ब्लॉक से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते उन्होंने स्क्रीन में डेवलप किया जब मैनुअल प्रिंटिंग होती थी। हाँ। फिर वो करते करते हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। एक्सपोर्ट स्टार्ट करके हमारा यूएस ऑफिस था, साउथ अफ्रीका ऑफिस था, मॉरिशस ऑफिस था। फिर जब मैं बिजनेस में आया इन 2004, हाँ। मैंने ज्वाइन किया इन 2004 के अंदर। How old were you? एट द एज ऑफ 19। Wow, स्कूल खत्म होते से ही। स्कूल खत्म होते थे क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन बिजनेस के पैरेलल ही चली है। और इंडिपेंडेंटली मैं जो बिजनेस के अंदर एंटर हो गया था, वो हो गया था 2006 के अंदर, जहाँ मैं टोटल खुद के होल्ड से काम कर रहा था। 2 साल लगे ट्रेनिंग पीरियड में समझने में, जिसके अंदर हम यूएस भी गया, मैंने यूएस ऑफिस खोला, पर मुझे इंटरनेशनल मार्केट समझ नहीं आया। अच्छा। क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक हिंदुस्तानी होने का जो गर्व, इंडियन होने का गर्व, इस चक्कर में मुझे वापस खींच के ले आया। मैं 13 दिन रहा यूएस, 13 दिन में वापस आ गया और सारा बिजनेस जयपुर में सेट किया। फिर धीरे धीरे लेट को मैं आपको समझाता भी जाता, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते गए काम को। हाँ। फिर मेरे को फैमिली इश्यूज हो गए थे, उस चक्कर में हमने वापस से सारा जीरो से स्टार्ट किया। ओके। तो वो जीरो से स्टार्ट करते टाइम मेरी एंट्री हो गई थी। तो इन 2009 मैं जोधपुर के अंदर मैंने यूनिट लगाई प्रिंटिंग की ही। मैंने सारा काम बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, सारी चीज़ें बंद कर दी। फिर हमने चालू किया काम स्मूथली, टेबल से ही किया मैनुअल काम। जोधपुर के अंदर हमने स्टार्ट किया इन 2009, जहाँ हमारा बेसिक टर्नओवर से फर्स्ट ईयर हमारा टर्नओवर था सिर्फ 14 to 15 लाख। तो ठीक है, हम सेटिस्फाइड थे, जोश था काम करने का। तो जोधपुर के अंदर फिर हमने स्टार्ट किया, सारा काम को सीखा। 5-6 साल 2014 तक मैं जोधपुर रहा। हाँ। मैं टोटल बेसिक सारी चीज़ें प्रिंटिंग की सीखी, जो जयपुर में ये चीज़ अभी नहीं हो रही थी उस टाइम। अच्छा। तो हमने जोधपुर से सीख के सारा बिजनेस हमने सेट किया जयपुर के अंदर। फिर हमने यहाँ पे इसको और अपग्रेड किया मशीनरीज के अंदर। तो हम मैनुअल पार्ट से हट के अब हम मशीनरीज पार्ट में आ गए। तो ये वाला चल रहा है अब सारा। ये सेटअप जो अभी आप देख रहे हैं, सारा का सारा अभी 2014 के बाद ही सारा स्ट्रक्चर किया गया है। कितना एरिया होगा पूरे फैक्ट्री का अभी? ये अगर हम स्क्वायर फीट मीटर की बात करें तो ऑलमोस्ट 3200 मीटर एरिया है फैक्ट्री का। Okay. और स्क्वायर फीट में? सॉरी, स्क्वायर फीट में? स्क्वायर फीट में इंटू 9 करना पड़ेगा कैलकुलेशन लगाने में। मैं एक बार क्या सोचता हूँ, इसके अंदर अराउंड 29,000। 28,000। That is a really big number. Yeah. तो ये पूरा एरिया है। थोड़ा फैब्रिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग दो कि बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक्स यू आर डीलिंग विद राइट नाउ। हम बेसिकली कॉटन के अंदर ही यूज कर रहे हैं, और कॉटन बेस्ड जितने भी फैब्रिक हैं हम सब उसमें डील करते हैं। चाहे वो कॉटन हो, विस्कोस हो, कॉटन साटन हो, कॉटन सिल्क हो, वो सारा प्रिंट हो जाता है। बेस कॉटन रहेगा, क्योंकि जो हम सीरीज यहाँ जयपुर में छाप रहे हैं वो सारी कॉटन बेस है। तो इसलिए हम अगर
उसको हम जैसे ही चेंज करते हैं, अदर देन हम पॉलिएस्टर में जाते हैं तो हमें पूरा प्रोसेस सिस्टम चेंज करना पड़ेगा उसको। तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा कॉटन की है और हमारा जयपुर नोन फॉर कॉटन प्रिंट्स है। तो टेक्स, हाँ वो तो है, तो जयपुरी क्या पूरा राजस्थानी, पूरा राजस्थानी है। हाँ, तो इसी बेस को लेके हम चल रहे हैं और सारा उसी हिसाब से हमने स्टार्ट किया यहाँ से प्रिंटिंग से। तो प्रिंटिंग के लिए जितना भी फैब्रिक आता है ये सारा साउथ से आता है बेसिकली। साउथ से आपका, साउथ हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भिवंडी हो गया, इतनी फाइन क्वालिटी होगी फैब्रिक की वो आपकी महाराष्ट्र में बनेगी, फिर उससे हल्की होगी वो साउथ में बनेगी। बेसिकली क्या होता है, जहाँ फैब्रिक वहीं बनता है जहाँ पे मॉइस्चर होगा। तो मॉइस्चर जहाँ होगा वहीं फैब्रिक बनेगा। ईस्ट साइड हो गया, साउथ साइड हो गया, जहाँ भी मॉइस्चर होगा वहीं है। अब जैसे बेसिकली इनका ज्यादातर जो होल्ड है वो साउथ में ही ज्यादा है, महाराष्ट्र में भी लिमिटेड है पर ज्यादातर साउथ है। अब इसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज आती हैं, जैसे 60s की अलग क्वालिटीज हैं जो हम कैमरिक बोलते हैं जनरली, जिसको कॉटन भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी क्वालिटी है, तो हम किसी पर्टिकुलर एक क्वालिटी पे स्टक नहीं है, हम कॉटन से रिलेटेड जितनी क्वालिटी आएंगी हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसा मैन्युफैक्चरर्स के लिए कोई स्पेसिफिक पसंदीदा फैब्रिक होता है कि लाइक कॉटन, इज इट व्हाट कैन आई से अफोर्डेबल कंपेयर्ड टू पॉलिएस्टर या रेयॉन टाइप के फैब्रिक्स जो होते हैं? बेसिकली क्या होता है कि कॉटन, जितने भी जो फील फैक्टर है कॉटन का, हाँ, वो एक बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉलिएस्टर के अंदर जो कलर यूज होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बेसिकली हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल है। तो इसलिए पॉलिएस्टर पे नहीं जाके कॉटन पे जितने भी प्रीमियम जो लोग हैं कॉटन प्रेफर ज़्यादा करते हैं। अच्छा। क्योंकि एक तो फैब्रिक में क्या है कि बिल्कुल रेडी टू यूज़ भी है और एक तरीके से हम ये बोले कि मतलब बॉडी के लिए बहुत अच्छा फील देता है वो, तो इसलिए कॉटन बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। अब आजकल नए नए, जैसे हम रियोन जिससे बोलते हैं, जैसे हम बेसिकली विस्कोस फैब्रिक भी बोलते हैं और रियोन फैब्रिक भी बोलते हैं, ये मैन मेड कॉटन है बेसिकली। अच्छा। इसको बनाया गया है, ये एक्चुअल कॉटन नहीं है पर कॉटन को बना के इसको मैन मेड कॉटन का नाम दिया गया है। वो फैब्रिक भी आजकल बहुत चल रहा है। तो ये रेयॉन और कॉटन में से कंपैरिजन में चीप कौन सा है? रियोन चीप पड़ेगा आपको। ओके। क्योंकि वो अफोर्डेबल है। हाँ। और तो उसमें और कॉटन, नेचुरल कॉटन के प्रिंटिंग प्रोसेस में कोई डिफरेंस होता है या सिमिलर प्रोसेस? डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, माइनर सा, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जो मैन मेड, जो रियोन हम बोलते हैं, जो मैन मेड कॉटन, प्रोसेस तो कॉटन का ही है वो। हाँ। हल्का सा डिफरेंस हो जाता है कलर केमिकल्स का, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, नाइस। ओके, तो मेरे को आप ये मैन्युफैक्चरिंग का पूरा मेरे को पार्ट समझाइए कि कहाँ, आई थिंक ये रॉ मटेरियल है। बिल्कुल, ये रॉ मटेरियल है जो मैं कह रहा था आपको, साउथ और महाराष्ट्र वगैरह से जो आते हैं। ठीक है। ये बेसिकली ये फैब्रिक इस फॉर्म में आता है जिसे हम ग्रे फैब्रिक बोलते हैं। अच्छा। जनरली, पर होता व्हाइट कलर का है। हाँ, मतलब हल्का सा क्रीमिश होता है। हाँ। ये, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर गमिंग होती है, जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड को लूम्स के अंदर लगा के ये एक फैब्रिक बनता है, उसके ऊपर ये गमिंग लगाते हैं जिससे उसका थिकनेस उसको मेंटेन कर सके। जब वो फैब्रिक इस फॉर्म में आता है फिर हम इसको खोल के प्रोसेस करते हैं, हमारी मार्किंग होती है बेसिकली इस पे। कौन सा लॉट नंबर है, किसने भेजा है, ये पार्टी के कोड हम लिख देते हैं कि किस पार्टी को हमको ये देना है। अच्छा। तो ये सारा कोडिंग चलता है, उसके बाद ये सारा फैब्रिक हम इस पे जिगर पे चलाते हैं, बेसिकली इनको जिगर कहते हैं। अब इनको हमें व्हाइट करना है, कोई कलर करना है, कुछ भी करना हो, ये हमारा बेसिक प्रोसेस है। तो इसमें से ये धुआं निकल रहा है, ये हीट हो रहा है? ये हीट हो रहा है, नीचे बर्नर चालू है। अच्छा। उसके अंदर। अच्छा। तो फैब्रिक की क्वालिटी को और इनहेंस कर रहे हैं। हाँ। बेसिकली। नाइस। तो ये कलर होने के बाद फिर का प्रिंटिंग के लिए जाता है? देखो, कलर होने के बाद तो हम पहले तो उसको ड्राई करेंगे। हाँ। जो कि हमारे नेचुरल प्रोसेस है, अगर हम ऊपर देख सकते हैं, जिसमें हमें ऊपर चलना पड़ेगा इसके लिए। चलते बिल्कुल चलते। हमारा पूरा ड्राइंग प्रोसेस है, पूरा नेचुरल है। हाँ। रेनी सीजन में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इसके लिए। तो बहुत हो रही होगी फिर आपको जयपुर की बारिश। बिल्कुल काम नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट ये है कि रेनी सीजन में हमारा काम ऑलमोस्ट 20 to 25% रह जाता है। अच्छा। तो सारे रोटेशन बिगड़ जाते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, इसलिए कोई वो गम नहीं है इसका। डिले भी होता होगा, सारी चीजें अफेक्टेड। वन ऑफ द चैलेंजेस वी कैन से दिस। ओके, तो ये पूरा ड्राइंग प्रोसेस है। ये सारा व्हाइट का है या फिर अपना वो प्रिंट का है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इनका सिस्टम जो हमारा था ऊपर, हाँ। हमने देखा, उसके बाद हम फैब्रिक को नीचे लेकर आते हैं। हाँ। भैया ने अभी यहाँ से फेंका। बिल्कुल, वो सारा का सारा हम स्टोर करते हैं। ये हमारा बेसिकली गोदाम भी बोल सकते हैं इसको, या एक स्टोर रूम भी कह सकते हैं। ओके। जहाँ पे ये प्री प्रोसेस सारा कपड़ा होके यहाँ रेडी है। जो कलर हमें चाहिए, येलो, ब्लैक, मैरून, जो रिक्वायरमेंट है हमारे प्रिंट के अकॉर्डिंग, हम उस प्रिंट के अकॉर्डिंग ही कलर करते हैं। करेक्ट, नहीं तो व्हाइट बीज ये आपके ग्रे फैब्रिक पड़ा रहता है, पड़ा रहेगा स्टॉक में। बिल्कुल।
ठीक है, इसके बाद का उसके stage बाद क्या हमारा होता है? सीधा प्रिंटिंग के लिए जाता है फैब्रिक। हाँ भाई ये हमारी ऑटोमेटिक मशीनरीज हैं, हाँ। जो बेसिकली इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मशीन। तो अच्छा। ये हमारी है जो बैच बनाने का काम करती है मशीन का। हाँ जितने भी ये रोल्स हैं जो इनको रोल में कन्वर्ट करती है, जो हमें प्रिंटिंग के लिए लगाते हैं हमारे। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा प्रिंटिंग पे। अच्छा। आइए, इसके अंदर मेन ऑपरेटर होते हैं जो बेसिकली इस सारी डिजाइन को सेट करते हैं। हाँ जितने कलर होंगे उतनी स्क्रीन होंगी ये सारे। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 कलर की डिजाइन है, तो इसमें 5 कलर की स्क्रीन सेट हुई है। इसमें ये होता है कि जैसे पहला पार्ट जैसे रेड कलर चल रहा है, जैसे वो रेड कलर वहाँ चल रहा है, ठीक है। रेड के बाद आ गया ब्लू, ब्लू कलर ये बाकी एरिया कवर कर रहा है। हाँ। उसके बाद आ गया, वो होता है डार्केस्ट टू लोएस्ट या शेड ऑफ इसके अंदर डार्केस्ट टू लोवेस्ट चलना पड़ता है। अच्छा, मशीन मशीन में रिवर्स चलता है, और अगर हम मैनुअल करते हैं इसको तो हमें रिवर्स करना पड़ता है, पहले लाइट फिर डीप। फिर डार्क। अच्छा मशीन में पहले डार्क फिर लाइट चलता है। ओके। ये फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रिंट हो चुका है, इसमें सारे कलर चल चुके हैं। अब ये सीधा का सीधा वहाँ जाएगा ड्राई होने के लिए। ये मशीन को बोलते क्या है? फ्लैट बेल्ट बोलते हैं इसको बेसिकली। अच्छा। दिस इज वेरी ह्यूज बाय द वे, इट इज वेरी बिग लाइक हाँ, इसके कंपेयर्ड अंदर टू ह्यूमन साइज। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी मशीन है ये। एंड दिस पार्ट इज, ये ड्रायर पार्ट है इसका, कि जो भी वहाँ वेट कलर लग रहे हैं हाँ। वो इसके अंदर आके ड्राई हो रहे हैं। हाथों हाथ गरम हाथों हाथ बिल्कुल। ये जैसे पार्ट आ गया हमारा। हाँ अब आप इसमें वो कलर काउंट कर सकते हो जो जो चल रहा था। सबसे हाँ, पहले कलर चल रहा था हमारा ये रेड, ये जो अच्छा। डॉट्स हैं सबसे पहले ये चल रहा था, डार्क रेड। ठीक है। सेकंड हमारा चल रहा था ये ब्लू, उसके बाद हमारा चल रहा था ये पिंक, अच्छा। ठीक है। पिंक के बाद हमारा चल रहा था येलो, येलो के बाद चल रहा था ये गोल्ड। हम इसको गोल्ड बोलते हैं बेसिकली, जो जरी टाइप कलर रहता है गोल्ड का। ये पूरा सूख के ये पूरा ड्राई होके आ रहा है सारा फैब्रिक। तो ये ऐसे 3 मशीन से थ्रो, ये ऐसे 3 मशीन से, तीनों मशीनों पे अलग अलग। डेली बेसिस पे कितना प्रिंट कर लेते हैं तीनों? ये पर मशीन 8 आवर्स के अंदर 5000 मीटर प्रिंट कर देती है एक और मशीन। कितने आवर्स रन करते हैं आप? डिपेंड है कि कितना लोड है वर्क का। अच्छा। अगर ऑर्डर ज्यादा है तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 2 शिफ्ट में, 8 अच्छा। आवर्स की फिर 8 आवर्स की दूसरे, नहीं तो फिर 8 आवर्स। अभी क्योंकि रेनी सीजन है, प्रोडक्शन कम है, हाँ। तो इसलिए अभी सिर्फ दिन में चलाते हैं 8 आवर्स। ओके। तो प्रिंटिंग के बाद का प्रोसेस क्या भाई होता अब है ये जो हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस यहाँ एंड हो जाता हाँ। है, इसके बाद हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट, अच्छा। जहाँ हम बेसिकली लेडीज एथनिक कुर्तीज बनाते हैं। तो उसके लिए अपन ऊपर यूनिट पे चलते हैं अपनी। उससे जाने से पहले ये सब क्या है? ये मैंने थ्रू आउट द फैक्ट्री देखा, ये लोहे के फ्रेम्स व्हाट आर, ये जो प्रिंटिंग में यूज होते हैं? ये बेसिकली हम इसको स्क्रीन बोलते हैं। अच्छा। जो भी हमारा डिजाइन होता है उसका उतना स्क्रीन बनता है। हाँ। जैसे कोई अगर हमारी स्क्रीन में अगर 9 कलर्स हैं तो 9 कलर की स्क्रीन बनेंगी। तो 9 कलर मतलब ये 9 ये 9 पीसेस के अंदर आएगा। अच्छा। उसको हमें सेट करना होता है बेसिकली हाँ। इसके अंदर, कि वो फिटिंग जो है उसको बैक टू बैक वहीं आना चाहिए जहाँ हमें वो कलर चाहिए। करेक्ट। वो एक पार्ट होता है जिसके लिए हमारे पास जो मशीनरीज पे जो प्रिंटिंग में एक्सपर्ट ऑपरेटर्स रहते हैं, जिनकी मिनिमम सैलरी चालू हो जाती है 40K से। वाओ। तो जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा उसका। तो अभी हम जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हम पूरा सेक्शन में, manufacturing, बिल्कुल। जहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाएंगे हमको जय कि कैसे अभी प्रिंटिंग हुआ, फैब्रिक कैसे तैयार हुआ, अब वो कैसे कटेगा और बनेगा। पूरी स्टिचिंग यूनिट है। हाँ। सारा, जो कि हमने जस्ट उसके ऊपर इसलिए रखा है कि एक तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है, हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा 1 प्रेमाइसिस पे जितना हम बड़ा सेटअप कर सकते थे वो हमने उसको उस लेवल पे किया। लेट्स गो अंदर तो चलते कितने हैं। साल लग गए ये पूरी फैक्ट्री बनने में, इसके पूरे एरिया में? हालांकि विदिन 3 मंथ्स हमने इसका स्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर दिया था। हाँ, बट एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आने में, बिकॉज ये 6 months। ओवरनाइट नहीं हो सकता। 6 मंथ्स। राइट। तो ओके। पूरा 6 मंथ के प्रोसेस के अंदर हमने, क्योंकि हमने स्टार्ट पहले प्रिंटिंग से किया था, फिर हमने इसको ऐड ऑन किया कुर्तीस में। तो जब हमारा प्रिंटिंग पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया फिर हम स्टिचिंग में आ गए, तो इसलिए हमें टाइम नहीं लगा चीज़ों को लेकर, इजीली गोइंग हो गया। पहले हम आउटसोर्सिंग करते थे कुर्तीस, फैब्रिक देते थे, स्टिच करवाते थे, फिर हम बेचते थे। तो वो महंगा पड़ता था? महंगा भी कोई इशू नहीं है, मेन क्वालिटी नहीं अचीव कर पाते थे जो हमें चाहिए थी। ओके। तो क्वालिटी कंसर्न के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फिर हमने इन हाउस करी,
तो ये एक सबसे बड़ा हमारा पॉइंट था इसको इन हाउस करने का। सीन सम होम ग्रोन ब्रांड्स जो पहले तो आउटसोर्सिंग करती है, फैब्रिक भी, मतलब फैब्रिक मेकिंग का प्रोसेस भी और स्टिचिंग का भी, किसी बाहर 2-3 दर्जियों से सिला दिया। बिल्कुल करेक्ट। तो वो स्टेज में ये स्टेज तक आना कि इन हाउस ही सारा कुछ कर दिया, तो हाउ लॉन्ग ऑन एन एवरेज डज इट टेक फॉर अ स्मॉल ब्रांड? small brand, almost you can say we Small or have medium spent type only 5 years we have spent on it. 5 years? 5 years. That means you have to be patient. Yes. क्योंकि ये है चीज़। Okay. अब ये हमारा जैसे पार्ट है, जैसे ये हमारी लेयरिंग होती है फैब्रिक की, कैसे फैब्रिक काटते हैं हम, कैसे डिजाइन सेट होती हैं, ये हमारे पैटर्न्स हैं बेसिकली। ये कटआउट्स? हाँ, ये पैटर्न सेट होते हैं जिसमें स्लीव्स का, ये स्लीव्स का पैटर्न हो गया, इसको हम मार्किंग के लिए यूज में लेंगे। इसमें ऐसे ही कुर्तीज का होता है, जैसे ये कुर्तीज का हो गया। करेक्ट। तो ये पूरा आप देखेंगे तो एक ये कागज पे कुर्ती बनाई हुई है, ड्राइंग की हुई है। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर सेट करके फिर हम काटते हैं इसका। बेसिकली इसे हम पैटर्न बोलते हैं हमारी वॉइस के अंदर। अब जैसे वहाँ पे वो मार्किंग चल रही है, जो ये इसका पैटर्न को सेट करते हैं, जो इसको पैटर्न को सेट करने में कम से कम 2 दिन का समय निकलता है इनका। अच्छा। एक पैटर्न सेट करने में कि हमें किस पैटर्न की कुर्ती चाहिए, फिर उसके बाद फैब्रिक देखना, फिर उसके बाद मार्जिन चेक करना, फिर काम फैब्रिक को बचा सकते हैं, वो सारा काम इनका होता है। मास्टर जी कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? मास्टर जी बताओ, मास्टर जी कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हो मास्टर जी? ये सब काफी टाइम हो गया, कम से कम 40 साल हो गए। Almost 40 years he has spent on it. Let's move towards the stitching part. हाँ। तो ये हमारा सारा स्टिचिंग पार्ट है। अराउंड हमारे पास 50 मशीनरीज हैं स्टिचिंग की, जिसके अंदर इंटरलॉक इंक्लूड है। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे और एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट डिमांड आ रही है, तो हम धीरे धीरे इसको और एक्सपेंशन में डाल रहे हैं। अभी ये सारे के सारे जितने भी वर्कर्स हैं हमारे, ये सारे पुराने वर्कर्स हैं। अराउंड कोई हमसे 5 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 8 साल से जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे एज ए फैमिली हम सब यहाँ काम करते हैं, फैमिली की तरह ही ट्रीट होते हैं। सर मैंने ना अभी बाहर एक बॉक्स देखा था, बिल्कुल, जो पार्सल रेडी है आई थिंक बिल्कुल जाने के लिए। बिल्कुल। तो इससे मेरे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जागी है कि आप एक कंपैरिजन दे सकते हो कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन में ज़्यादा मार्जिन है, रेवेन्यू है, और ऑफलाइन स्टोर्स को सेल करने में? देखो, मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन के अंदर मार्जिन ज़्यादा है कंपैरेटिवली होलसेल। अच्छा। पर अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो होलसेलिंग के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो मेन एक ड्रॉबैक है वो है रिटर्न पॉलिसीज़ का। हाँ। क्योंकि जितने भी चाहे अमेजोन्स हैं या आपके मिंत्रा हैं, फ्लिपकार्ट हैं, ये सारे के सारे क्या है कि आप माल तो बेच रहे हो ऑनलाइन, आपकी रोज आउटपुट दिखा रही है, करेक्ट, इनवर्ट का पता नहीं, पेमेंट आपका कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं, ना कोई कुछ प्रॉपर सॉफ्टवेयर है किसी के पास। मार्जिन जरूर हम कह दें कि हाँ ठीक है कि वो 100 की चीज़ 200 में बेच देगा, पर रिटर्न क्या आ रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो जितना हमने नोट किया है, जितना हमने मार्केट के अंदर देखा है, जितने भी ऑनलाइन सेल करने वाले हैं 80% वो बहुत टाइम ज़्यादा रुक नहीं पाते हो, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर्वाइवल नहीं हो पा रहा, मार्जिन दिख रहे हैं पर वो आ नहीं रहे। तो ये एक जो बहुत हिडन पार्ट है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा। पैरेलली होलसेल में क्या है कि क्वांटिटी है, रिटर्न पॉलिसी बहुत कम होती है, क्योंकि कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए आपसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हमें मार्जिन नहीं मिलेगा, जितना बड़ा कस्टमर होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो, हमें मार्जिन उतना ही कम देगा। पर ठीक है कि हमारा एक यूनिट है, खर्चा निकल रहा है, काम हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो हमारे लिए एक मेन पार्ट हो जाता है। आइए, ये हमारा एक शोरूम है, डिस्प्ले शोरूम, जो अभी हमने डेवलप किया हुआ है। तो जितना भी जो माल हमारा बनता है, जो भी गारमेंट बनता है, वो सारा पहले हम यहाँ स्टोर करते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाता है। फिर इसके बाद जिसका जो ऑर्डर होता है वो यहाँ से हम बाहर शिफ्ट करके और बॉक्स पैकिंग करके दे देते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कई कस्टमर्स तो ऐसे हैं कि जो लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम 10 डेज 15 डेज की क्रेडिट भी देते हैं। और बाकी जो भी नया कस्टमर आता है तो पहले पेमेंट आता है, फिर माल जाता है। तो सर जैसे आप अभी होलसेल में डील करते हो, करेक्ट? बिल्कुल। तो कस्टमर्स को आप पकड़ के कैसे रखते हो लॉन्ग टर्म्स के लिए? एक तो होता है कि कोई आया 100-200 यूनिट खरीदी, उसने फिर कभी बिजनेस नहीं किया। एक आपके साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए होंगे जो आपसे कंटिन्यूअस, तो वो आप कैसे मेंटेन रखते हो?
एक्चुअली क्या होता है कि जो इस चीज़ की मॉनिटरिंग तो अभी हम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या है, कोई भी ग्राहक जैसे आता है, कस्टमर कोई भी आता है, अब वो आया है तो मना करते नहीं, वो चाहे उसमें से 100 यूनिट ले रहा है या 50 ले रहा है, हम दे देते हैं। नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं आएगा वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा जिस भी कस्टमर से जुड़ते हैं हम, तो वो एक लंबा लॉन्ग टर्म के लिए ही जुड़ते हैं, क्योंकि उनको रेगुलर वो चाहिए और आपको नई नई चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। तो हम उनको अपडेशन देते हैं, रोज नई चीज़ बना के देते हैं, तो वो इसलिए हमसे जुड़े हुए हैं। आप उनको वैरायटी और बिल्कुल वैरायटी वगैरह एंड आल्सो ऑफ कोर्स द क्वालिटी। बिल्कुल क्वालिटी मेन जो इशू है वो क्वालिटी तो है ही, क्योंकि जहाँ क्वालिटी है तो कस्टमर अपने आप ही वहाँ रेगुलर आएगा। भाई आज मैं किसी बड़े कस्टमर को अगर माल आज बेच भी दूँ, पर अगर उसको क्वालिटी नहीं मिलेगी तो वापस मेरे पास नहीं आएगा। उसको मेरे पास रहने का एक ही रीजन है, मार्केट से कॉम्पिटिटिव प्राइस और दूसरी क्वालिटी। दो चीज़ों पर धंधा चलता है। मेक अ नोट गाइस। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि जो आइटम्स हम यूज़ करने वाले हैं, फैब्रिक्स हो गया, इंक्स हो गया, तो बेस्ट क्वालिटी चाहिए सबको, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दैट? एक्चुअली जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, उससे आइडिया हो जाता है कौन सा बेस्ट क्वालिटी है। वैसे तो कई इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो फैब्रिक ग्रे आता है, हाँ, उससे चेक होता है कि ये कौन से पीक का माल है, कौन से पीक सबसे अच्छे होते हैं। 48, 50, 52, 54, 56 ऐसे। ये नंबर्स क्या है? नंबर्स पीक होते हैं, जो थ्रेड होते हैं ना, हाँ, थ्रेड थ्रेड काउंट बोल सकते हैं। हाँ, थ्रेड काउंट। अच्छा। तो सबसे जितने बेस्ट होंगे उतने बढ़ते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग अपन को किस रेंज में मार्केट में माल गुड्स बेचनी है, उस अकॉर्डिंग अपन को उसकी प्राइस लेनी पड़ती है। मतलब वो फैब्रिक परचेज करना पड़ता है कि उस हिसाब से कॉस्टिंग है और देन अपन सेल कर सकें। और इंक का तो ऐसा कुछ यूज होता नहीं है। तो यहाँ पे जो यूज होती है, दोज आर ऑल नेचुरल। हाँ, जो कलर यूज होते हैं, जो प्रिंटिंग होती है, कलर केमिकल यूज होते हैं जो होती है, उसके बाद सीधा कटिंग एंड मेक। एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो बीइंग अ डिज़ाइनर और ई कॉमर्स का ब्रांड बोल लेते हैं, क्लोथिंग ब्रांड बोल लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ऐसे बिजनेस ओनर को दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग? मेरे को लगता है कि फैशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि क्या फैशन ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। करेक्ट। तो अगर उस अकॉर्डिंग अपन उस पे दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड विद द ट्रेंड्स। हाँ, ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट। तो सर आप मैन्युफैक्चरिंग का ये सारा मतलब क्रिएटिव पार्ट आप हैंडल करते हैं, करेक्ट? सर एक और फॉलो अप क्वेश्चन कि अभी तक का आपका सबसे अच्छा और बिगेस्ट ऑर्डर कैसा था, कौन सा था, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाउ डिड यू गॉट इट? बिगेस्ट ऑर्डर तो एक पैंट्स थी, कॉटन की। हाँ। तो उसमें मुझे 15,000 पैंट्स का ऑर्डर मिला था। 15,000, ओके। और वो सबसे बिगेस्ट था हमारा आज तक का। अच्छा। तो वो ब्रदर के थ्रू कॉन्टैक्ट्स बने किसी के, हाँ। तो वैसे हमने सैम्पलिंग करी और पास हुआ, देन हमने सब उनको ऑर्डर कंप्लीट किया। ओके, नाइस। 15,000 इज अ वेरी बिग नंबर। रेवेन्यू अच्छा खासा आया होगा आपको फिर? नहीं, जितनी क्वांटिटी होती है फिर उतना फिर मार्जिन कम हो जाता है। हाँ, जय सर भी यही बता रहे थे, मार्जिन कम हो जाता है। सो सर इनिशियली क्या चैलेंजेस आए थे आपको जब ये फैक्ट्री सेटअप होने वाला था और आप कर रहे थे? बेसिकली जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है फंड्स। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको एक लेवल पे जाके काम करना है तो आपको फंड जरूरी है। ठीक है, तो उस टाइम फंड को हमने चैलेंज मीट आउट करने के लिए वही बैंक लोन्स वगैरह सब लिए, उसको धीरे धीरे किए। और दूसरा क्या होता है कि पेशेंस, कि आपको फंड भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी देना है। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मतलब विद इन 3 इयर्स तो आप ये मान के चलो कि आपको उसमें कुछ प्रॉफिट मिलता नहीं है। तो पेशेंस तो जरूरी है ही और फंड है ही, दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं आपके। फिर फंड भी लग रहा है तो पेशेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं कि फंड ले लिया अब हड़बड़ा गए, अब कोई डिसीजन लेना है, तो वो नहीं हो सकता है। ये सिर्फ आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी एंटर होंगे तो ये वाला एक चैलेंज आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही हैं, तो उसको करने के लिए फंड चाहिए, तो फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फंड्स के अलावा और क्या क्या, जैसे लेबर हो गया?
लेबर सारा रिलेटेड है फंड से। आप पैसा फेंक रहे हो तो सब लेबर भी आ रही है आपके पास, वो सारा ट्यूनिक है। लेबर अभी आ जाएगी, कोई बाजार में किसी को 1000 दे रहा है, आप उसको 1500 दो तो लेबर अभी आपके पास आ जाएगी। तो फंड टाइम टू पेमेंट, अगर लेबर को टाइम पेमेंट मिल रही है तो लेबर आपके साथ है। उनको मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिका या नहीं बिका, आपको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनको टाइम टू टाइम पैसा चाहिए। वो आप कहीं से भी ला के दो, उनको देना है। ये सो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा पैसा है, ट्रेडिंग में और रिटेल में? अगर हम पैसे की बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल में है। रिटेल में है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे रोज कैश एंड कैरी है। आपको फंड के लिए जूझना नहीं पड़ता किसी चीज के लिए। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 लाख का मटेरियल खरीद लिया, आपको उसको ही बेचना है। जब आपका बिकेगा तब आप दूसरा खरीदोगे। तो दूसरी चीज क्या हो जाती है कि रिटेल के अंदर कोई भी चीज बिकती है वो इंटू 3 बिकती है, इंटू 4 बिकती है। आपने कोई भी प्रोडक्ट 100 का खरीदा तो आप या तो 400 में बेचोगे या 300 में बेचोगे। एट द एंड जो डेड स्टॉक हो गया, अगर आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल देते हो तो भी आप एट द एंड प्रॉफिट में ही रहते हो। तो रिटेल तो सबसे बेस्ट है बेसिकली, अगर हम प्रॉफिट वाइज बात करें। सेकंड में आ जाता है वही ट्रेडिंग। भाई आपके पास जितना फंड है, आपने खरीदा, आपने आगे बेच दिया, मार्जिन उसके कम होंगे पर उसके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये है कि आपको रोज पैसा चाहिए, रोज लेबर से जुड़ना है, रोज नई क्रिएटिविटी लानी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बाजार में आप कितनी बार बेचोगे। तो आपको रोज नया प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो गए। तो वो एक सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि ड्रॉबैक भी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। और पर ये है कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि क्वांटिटी इतनी होती है कि वो मार्जिन सेटअप कर लेता है। करेक्ट। भाई यार रिटेलर है, वो 10 लाख लगा रहा है तो 10 लाख के अकॉर्डिंग कमा रहा है। ट्रेडर ने 1 करोड़ लगाया, वो 1 करोड़ के हिसाब से कमाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ने आज 15-20 करोड़ लगाए हैं तो उसका रेवेन्यू भी उसी हिसाब से ही होगा। तो ये एक है दिक्कत। ओके सर। सो सर, जैसे आप बता रहे थे कि व्हेन योर फादर स्टार्टेड विद दिस कंपनी, तो पहले हैंड ब्लॉक प्रिंट्स था, फिर धीरे धीरे मशीनरी आई, जैसे जैसे एक्सपैंड होता गया तो डिजिटल प्रिंटिंग भी आ गई मशीन का यूज़ करते करते कॉटन में। बिल्कुल। हाँ, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो हुआ है फैक्ट्री में, हाउ वाज दैट प्रोसेस, और उससे क्या बेनिफिट्स मिले इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स रेवेन्यू तो आ ही गया, फिर आपके पास सिंस आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट, आपका वो सॉर्ट हो रहा है, तो आप क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से घुसा सकते हो। बिल्कुल। देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये स्टेजेस हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे वो इंसान बने, वो बढ़ते गए। वैसे ही हर इंडस्ट्री का रूल है, अगर अपग्रेड नहीं होगी तो वही डिमोलिश हो जाएगी। जब हमने स्टार्ट किया था, फादर ने हमारे, उन्होंने 76 के अंदर स्टार्ट किया था हैंड ब्लॉक से। हैंड ब्लॉक के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता था, मतलब आपका मंथली प्रोडक्शन 500 मीटर आप कह सकते हैं, जिसमें भी अगर आपने बड़े स्केल पे कर रखा है तो जाके 500 मीटर मंथली प्रोडक्शन है। नहीं तो छोटी जगह में आपने स्टार्ट किया तो आपका मंथली प्रोडक्शन 100 मीटर से 200 मीटर से। अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब डिमांड आती है तो उस टाइम उनको प्रोडक्शन चाहिए, तो वो नीट आउट करने के लिए हैंड ब्लॉक से लोग कन्वर्ट हुए स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे जब कन्वर्ट हुए तो है लेबर बेस। भाई एक लेबर भी क्या होता है कि पहले जनरेशन बहुत ज़्यादा थी इस लाइन में लेबर में। डे बाय डे चैलेंजेस आते गए लेबर्स की। लेबर्स अब नई जनरेशन आना नहीं चाहती मैनुअल के अंदर, तो वो धीरे धीरे डाउनफॉल पे चला गया मार्केट। उसको अपग्रेड किया मशीनरीज ने, जो आजकल सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरीज आ रही हैं जो। तो अब क्या होता है कि टेबल के अंदर प्रोडक्शन की भी लिमिटेशन है। आप मैनुअल कर रहे हैं तो जो पीस हम हैंड ब्लॉक में 500 निकाल लेते, आप उसको 5000 पे लेगा पर डे, मतलब पर मंथ का। पर जैसे जब ये ऑटोमेटिक मशीनरी जब आई तो इनका सारा प्रोडक्शन स्केल ही चेंज हो गया। अच्छा। अब आप पर डे 20-25 हज़ार मीटर निकाल रहे हैं, जो मंथली 5000 निकाल रहे हैं। ठीक है, अप एंड डाउन सब में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट स्कैटर्ड है और कंपटीशन मार्केट है। हर आदमी को जहाँ प्रॉफिट दिखता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है। लेबर के चैलेंजेस आते हैं, पर धीरे धीरे अब जैसे अब ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, अब हम डिजिटल पे भी आ गए हैं। डिजिटल अभी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बेसिकली उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। डे बाय डे कम होगी, आने वाले टाइम में डिजिटल की कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो हम अभी ऑटोमेटिक प्लान चला रहे हैं, हम भी डिजिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो मार्केट है उनका एक प्राइस स्टैग्नेंट है, हमें यही प्राइस चाहिए, इसी प्राइस पे काम करना है।
तो उसके लिए अभी हम डिजिटल पे डाइवर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि फिर हमें सेटअप पूरा वही करना पड़ेगा। तो वो एक है इशू। तो सर अभी जैसे 2024 एज ऑफ नाउ एक इंसान को सपोज कर लो, नॉट दिस इतना बड़ा फैक्ट्री नहीं, बट एक ऐसा फैक्ट्री जहाँ पे वो डेली के सपोज कर लो 1000 मीटर निकाल सकता है, तो कितना कॉस्टिंग आएगा और अकॉर्डिंग टू यू? भाई अगर उसको देखो, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। कॉस्टिंग की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें बेसिकली कि कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आप सब रेंटल ले रहे हो तो रेंट आपका हो गया, उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स क्या हैं, आपके पास स्पेशलाइजेशन क्या है उस चीज़ की, आप कितना टेक्निकल उस चीज़ को समझते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग के अंदर हम मतलब आज मेरे फादर को ऑलमोस्ट मेरे साथ से मोर देन 50 ईयर्स हो गए, आज भी कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं जो उनके समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि प्रोसेस वही चल रहा है। तो रोज़ नया चैलेंज है प्रिंटिंग के अंदर। मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स में आज भी नए चैलेंजेस आते हैं जिससे हमें फेस करना पड़ता है। फिर हमें टेक्निकल टीम बुलानी पड़ती है और टेक्निकल टीम से डिस्कस करना पड़ता है, तब जाके कोई सोल्यूशन निकलता है। तो वो एक आपका एक्सपीरियंस काउंट हो गया उसके अंदर। पर रोज़ नए चैलेंजेस आएंगे प्रिंटिंग के अंदर। अगर हम बात करें डाइंग प्रिंटिंग की, अगर हम स्टिचिंग की बात करें तो उसमें सीधी क्रिएटिविटी, आप कितना क्रिएट कर सकते हो उस हिसाब से। और इन्वेस्टमेंट की बात रही, अगर हम प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर हम रेंटल पे जाते हैं तो विद इन 10 लाख हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और अगर हम खुद का ऑन करेंगे हर चीज़ तो इट विल गोज अप टू मोर देन 2 करोड़ जो है आपको चाहिए। तो ये तो बेसिक हो गया, मतलब मिनिमम है। जैसे हम अगर स्टिचिंग पे भी जाते हैं, स्टिचिंग में भी एक्चुअली मशीनरी जितनी स्टिचिंग महंगी नहीं आती। आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, वही आपको वही है कि 5 लाख 10 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। पर मेन क्राइटेरिया क्या है, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब उसको बेचना है, उसका साइकिल, क्योंकि आपको रोज बनाना है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपको चाहिए। तो एटलीस्ट हम ये कहते हैं कि अगर आपको पर डे 1000 पीस बनाने हैं तो एटलीस्ट आपके पास वर्किंग कैपिटल 1 CR तो होनी चाहिए, जो कि लिक्विडेट होनी चाहिए। भी आप उसको कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो। अच्छा। तब जाके आप उसको सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो वही चैलेंजेस आते रहेंगे, कभी आपके पास फंड नहीं है तो कभी आपके पास ऑर्डर नहीं है, कभी आपके पास लेबर नहीं है, वो सारी पैरेलल चलेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है, करेक्ट, वेस्टेज भी होता है, तो हाउ डू यू टैकल दैट? आपके क्या प्रोटोकॉल्स हैं टू हैंडल सच सिचुएशंस? अच्छा क्वेश्चन है ये बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी। हाँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे इसके अंदर हमारे पास कुछ नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट्स के, जैसे हम सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड में हमें कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं, हमें वो मेंटेन करनी पड़ती है काम के लिए। इसके लिए ये है कि हमें हमारे यूनिट के अंदर एक तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है जो पर्सनल है। उसके बाद गवर्नमेंट के सपोर्ट से, वो हमारी इंडस्ट्रीज के सपोर्ट से एक प्लांट बनाया गया है जो CETP है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि यहाँ से अराउंड 3-4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि जितना पानी यूज़ कर सकते हैं वाटर को मैक्सिमम, वो तो हम यूज़ करते हैं, फिर जो बचता है वो हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं सारा। तो उससे क्या है कि एक तो वो वाटर सारा ट्रीट हो जाता है, ट्रीट होके अभी ये हमारे आगे फ्यूचर में बात चल रही है कि वो ट्रीट करके पानी हमें ही वापस सेल आउट करेंगे। तो वो अभी इस पार्ट को अभी पेंडिंग रखा गया है, पर वो अभी चल रही है वर्किंग उसकी। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ये एक और अच्छा हो जाएगा नेचर के लिए कि हमें वाटर का हम जो ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी निकाल रहे हैं वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिसाइकलिंग होगी। रिसाइकलिंग। और जो ये फैब्रिक्स में से जो कटआउट्स निकलते हैं एक्स्ट्रा, तो उनको आप आगे बेचते हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, इसके अंदर क्या होता है कि ये जितने भी हम इसको बेसिकली वर्ड कहते हैं, कतरन बोलते हैं बेसिकली। अच्छा। वेस्टेज है, कतरन होते हैं बिल्कुल छोटी छोटी लीरियाँ। हाँ, अगर हम बचती हैं हाँ। ये होती है। और एक होते हैं जिसके हम थोड़े बड़े पार्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इसके वेंडर्स हैं जो यहाँ आके हमसे पर केजी के हिसाब से लेके जाते हैं। तो अब कुछ लोग तो क्या करते हैं कि इसको गद्दे बनाते हैं तो गद्दे बनाने में काम में ले लेते हैं, क्योंकि अंदर फिलिंग के लिए चाहिए होता है, जो लीरिया हम बेसिकली कहते हैं। दूसरे कुछ लोग इसको सफाई में काम में ले लेते हैं, जैसे मैकेनिक वगैरह हुए, तो उनको वो सप्लाई देते हैं कि उनको साफ वाफ करने के लिए, हाथ पोंछने के लिए काम में आते हैं। तो ऐसे करके ये रिसाइकिल होता रहता है चीज़ को। That is very nice. मतलब वेस्ट एकदम नियरली जीरो कह सकते हैं। नियरली कह सकते हैं। That is amazing sir. So आपने इनिशियली क्या चैलेंजेस फेस किए थे ये फैक्ट्री सेटअप में लिए? फंड्स तो आपने बता दिया कि फंड वाज अ मस्ट, यू हैड टू टेक लोन्स। उसके अलावा
भाई जैसे मैं अगर बात करूँ मेरी, जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एक्सपोर्ट बिजनेस से, जहाँ मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं थी, मैं ट्रेड करता था, आउटसोर्सिंग करता था चीज़ों को लेके। फिर जब मैं यूएस से वापस रिटर्न हुआ तब मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे कुछ करना है और यहीं करना है इंडिया में, मुझे यूएस नहीं जाना। तो उसके लिए फिर हमने एक डिसाइड किया, मेरे फादर को बोला कि यूनिट लगानी है। बोले कहाँ लगानी है? मैंने कहा जोधपुर लगानी है। बोले जोधपुर ही क्यों? मैंने कहा जो सीरीज जोधपुर चलती है वो जयपुर में नहीं होता वाला काम, तो एटलीस्ट अपने कुछ पार्ट का हम अगर वो सीख के यहाँ डेवलप करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इसी मोटो से हमने स्टार्ट किया वहाँ जाके बिजनेस। हमने लैंड खरीदी, उसको बिल्डिंग तैयार करी, उसमें वर्किंग चालू करी। ठीक है, फंड की प्रॉब्लम थी तो हमने लोन वगैरह लिए उसके लिए। धीरे धीरे टाइम निकलता गया चीज़ों को। मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज पार्ट था ये था कि मेरे पास प्रिंटिंग डाइंग का एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। क्योंकि फादर को तो था, पर फादर ने साफ मना कर दिया था मैं जोधपुर नहीं चलूँगा। तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही जोधपुर गए। वहाँ पे हमने एक एक चीज़ बारीकी से सीखी। मतलब मेरा ये टाइमिंग होता था कि मैं मॉर्निंग 9 o'clock फैक्ट्री पहुँचता था और रात के 11-12 बज जाते थे मुझे वापस घर आने में। ये रूटीन मेरा अराउंड 2 years रहा कंटिन्यू। मतलब जो सप्लायर्स हमें वहाँ पे जो गुड्स प्रोवाइड कराते थे उनको यही नहीं पता था कि ऑनर कौन है। अच्छा। वो कई बार आते थे, सर हमारा चेक बन गया क्या? मैं तो हम कई बार जैसे टालने के लिए कहते थे, सर अभी सर तो आए नहीं, जयपुर गए हुए हैं। तो वो भी हम करते थे कि कई बार फंड नहीं होता था क्योंकि सारा बाजार से लिया हुआ था। फिर उनको धीरे धीरे पता चला कि यही ऑनर है। और ये तो खुद, क्योंकि जब इसका बेसिक ये था, काफी यंग होंगे उस टाइम पे, ऑलमोस्ट 2009, तो मतलब यंग तो क्या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ठीक है, मिड 20s ना मतलब अराउंड, हाँ मिड 20s के आसपास। बिल्कुल तो यंग ही हुआ, यंग ही हो गया बिल्कुल। अब पता ही नहीं रहा ना इतना कब यंग कब हो गए पता ही नहीं चला, बचपन कब निकल गया। तो वो एक इश्यू था। और बेसिकली ये होता था कि फंड तो नहीं होता था, और बिना फंड के काम कैसे करते हैं वो हमने हमारे फादर से सीखा। तो वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। तो हम कहते थे पैसा तो चाहिए। बोले कैसे चाहिए? आप करो काम। जब हम करते गए दिक्कत होती थी, पर पेशेंस रखना जरूरी था क्योंकि है ही नहीं तो देंगे कहाँ से किसी को। तो वो था इशू। करते रहे, सीखते रहे। जाते ही सबसे पहले जब मैंने प्रिंटिंग यूनिट लगाई तो मेरा स्टार्टिंग के 2 years तो मैं कलर रूम में ही बैठता था। अच्छा। सारे कलर खुद बनाने, जो हमने मास्टर रखे उनसे सीखना कि कलर कैसे बनते हैं। कल को वो चला गया तो डर रहता था हमें भी। तो वो चीज़ें सीखी, सीखते सीखते हमने उसको इम्प्लीमेंट करते गए तो एक्सपीरियंस बढ़ता गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि कई बार मैं कलर शेड सेट करता था तो सेट नहीं होती थी मुझसे, तो परेशान हो जाते थे। तो पापा का रैंडमली कॉल आ ही जाता था, अच्छा क्या कर रहा है? मैंने कहा कि पापा कलर बना रहा हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ? कौन सा कलर बना रहा है? परेशान सा दिख रहा है। मैंने कहा पापा परेशान तो हूँ, कलर सेट नहीं हो रहा, 2 दिन से कलर सेट कर रहा हूँ। बोले कौन सा कलर है? मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे कलर। तो हम उनको बताते थे फ़ोन पे कि ऐसा ऐसा कलर है, मुझे ये शेड चाहिए। तो वो वहाँ से बैठे बैठे बता देते, ये 3 कलर ले ले, इन 3 कलरों को इतना इतना ग्राम मिक्सिंग करेगा, ये कलर तेरा आ जाएगा। बोले जितना तू बता रहा है फ़ोन से उस हिसाब से। तो उनका एक्सपीरियंस इतना था कि हम जैसे डेवलप करते थे ऑलमोस्ट हम पहुंच जाते थे उस कलर के लिए। माइनर सा करेक्शन होता था क्योंकि वो सामने नहीं थे, वो एक हमें से हमारी जो हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत काम आया सीखने के लिए। और उससे हमने फिर डेवलपमेंट चालू करते गए। हमने कई चैलेंजेस किए, जो चीज़ कोई नहीं बनाता था जोधपुर में वो चीज़ हमने बनाना चालू की। तो उससे हमारे लिए बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे साथ एक बहुत बड़े वेंडर भी जुड़ गए थे उस टाइम, जिनका जो बिग बाजार, पेंटालूम, इनको कुर्ती सप्लाई करते थे। अच्छा। उनका मेरे पास बहुत सपोर्ट भी रहा, चाहे फाइनेंशियली रहा, हर चीज़ के लिए। उनको जब मैं कहता भैया पैसा चाहिए तो मुझे पैसा भी इमीडिएट भेज देते थे। और काम का ऐसा था कि मेरी फैक्ट्री में काम ही नहीं निकल पाता था, इतना काम था। तो वहाँ हमें बहुत सपोर्ट मिला उनका उस काम में, क्योंकि उनका सारा काम चैलेंजिंग था और एक ब्रांड के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये था, उनका इतना फेथ था मेरे ऊपर कि उनकी जो अप्रूवल्स थी वो मैं लेता था कि मुझे ये प्रिंट करना है। तो वो मुझे फ़ोन पे कहते थे यार तू टाइम ख़राब करेगा चीज़ को बेच के सैंपल ओके कराने के लिए, तू क्या कहता है, सही है कि नहीं है? मैंने कहा यार भैया मेरे हिसाब से ओके है, इससे बेटर नहीं होगा। बोले गो अहेड। मतलब वो 30-40 हज़ार मीटर से मेरे भरोसे कहते हैं तू पेंट कर दे, और हमारा गुड्स वहाँ जाता था। वो बहुत खुश होते थे कि आज बिल्कुल सही है। तो उनका ब्लाइंडली फिट था मेरे ऊपर। तो उससे ही हमारी, हम कहते हैं ना, एक हमें जो किक स्टार्ट मिला, जो हमने मार्जिन कमाना स्टार्ट किया वो वहीं से किया। अच्छा। तो वो हमें बहुत सपोर्टिव भी रहा। और
बढ़ते बढ़ते टाइम निकलता गया, चीज़ें सीखते गए, फिर चैलेंजेस कम होते गए। ओके। फिर हमें एक इशू आने लग गया कि मेन कि अब हमें एक एक्सपेंशन और करना है, क्योंकि हमारी जो वो यूनिट थी एक एग्जॉशन पे आ चुकी थी। अब एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे उस जगह पे हम, एक्सपेंशन भी नहीं हो पा रहा था, और मुझे अपन कहते हैं कि भाई लोगों की भी ज़रूरत थी जो मेरे को हेल्पफुल कर सकें आगे इसको मैनेज करने के। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें जोधपुर छोड़ना है, जयपुर वापस आना है। फिर हमने उस रनिंग बिजनेस को इमीडिएट बंद किया और जयपुर आए। अच्छा। एज इट इज उसी सेटअप को लेकर आए। यहाँ हमने वापस वही मैनुअल से स्टार्ट किया जो वहाँ चल रहा था। मैनुअल से धीरे धीरे हमने मशीनरीज पे अपडेट किया। मशीन पे अपडेट, इस प्रोसेस में भी हमें 3 इयर्स लग गए। हमारे लिए चैलेंज ये था कि हमें सब कुछ आता है, पर यहाँ में जब हम जयपुर आए हमें ऐसा लगे कि हमें कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की लेबर, उन सबसे मैनेज करना, चीज़ों को समझना, उनको सिखाना, बेसिकली हमारे लिए चैलेंज होता है। हमें उनको सिखाना है क्योंकि हमें ये चीज़ यहाँ डेवलप करनी है। तो उस चीज़ में हमें 3 इयर्स लग गए। उन 3 इयर्स में हमने लॉसेस भी बुक किए, ऐसा नहीं कि हम प्रॉफिट में रहे। मतलब प्रॉफिटेबल यूनिट को छोड़ के वापस आए जयपुर, फिर हमने लॉसेस बुक किए, फिर हमने धीरे धीरे प्रॉफिट बुक किया। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट हमारे लिए रहा, और जिससे हम एक्सपेंशन भी कर पाए, हमारे पास हैंड्स भी बढ़ गए। मेरे ब्रदर ने भी मुझे यहाँ ज्वाइन कर लिया, छोटे वाले ने। पापा का एक्सपीरियंस तो था ही, तो वो एक बड़ा सपोर्ट रहा हमारे लिए। ठीक है सर, जैसे फॉर ये तो आपके पास में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, आपके मास्टर जीज हो गए जो नीचे लेबर काम कर रही है, मैन्युफैक्चर का पूरा प्रिंटिंग का, ये आपके पास में बहुत सालों से होंगे, कुछ 20 साल 40 साल आराम से। बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे कॉरपोरेशंस में फॉर यंगस्टर्स क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये आप बताओगे कुछ आइडिया? देखो, यंगस्टर अभी इस चीज़ में आना चाहता है, सबसे पहले तो उसको है बिलीफ सिस्टम। हाँ। वो जो कर रहा है उसने एक अपना एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि मुझे इस हिसाब से काम करना है। इशू क्या आता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपकी स्ट्रैटेजी कोई काम नहीं आती। आपको हर दिन नया चैलेंज मिलेगा, आपको उसको झेलना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। हाँ। तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करती। हाँ। आपको चैलेंजेस डे बाय डे आएंगे और आपको उनको सॉर्ट आउट करना है, पेशेंस रखना है। और दूसरी चीज़ जो हमने हमारे फादर से सीखी है, वो एक ही चीज़ कहते हैं, क्वालिटी नेवर से सॉरी। ओके। कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस पर आप ये मत करो कि ये ऐसा ही आएगा, ये ऐसा ही बन रहा है। आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा उस पर। तो बिजनेस कर सकता है कोई भी बंदा, बिजनेस कर सकता है। मेन है कि उसके थॉट्स, उसके रूल्स और उसकी स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम चेंज भी होगी। रूल एक ही रहेगा, फर्स्ट थिंग किसी से चीट नहीं करना, पहला रूल। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना है, आप टेम्परेरी झूठ बोल के ये करके आप टेम्परेरी सक्सेस तो पालोगे, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। लॉन्ग टर्म चाहना है, उसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आएंगे, पर आपका फेथ इतना बन जाता है ट्रस्ट पे, उस ट्रस्ट पे फिर आपका काम होता है। तो मेरे लिए तो ये है कि हाँ, नेवर चीट विथ एनीवन। जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने किसी को कमेंट दिया तो उस कमेंट पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये नहीं जैसे आज मेरे को किसी को डिलीवरी देनी है, मैं उसको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक दे रहा हूँ, पर पता चला 1 मंथ तक मैं उसको डिलीवरी नहीं दे पा रहा, तो वो मैं उसको चीट ही कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि मैं वो नहीं कर सकता, पर फिर भी मैंने बोल दिया उसको जी। तो वो एक इशू है। तो अगर आप गुड थॉट से अगर कोई भी काम करते हो तो काम 100% सक्सेस होगा। अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइक डिजाइनर्स क्या ऐसी यूनिट्स में रिक्वायर्ड होती हैं? रिक्वायर्ड रहती हैं, पर सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि आज की यंग जनरेशन को क्या इशू है कि वो ये चाहती है कि हमने 1 साल काम किया तो अब हम हमारा बिजनेस चालू कर दें। हाँ। ठीक है, हर आदमी आज की डेट में बिजनेस चालू करना चाहता है। बिजनेस मैं कहता हूँ आप तब स्टार्ट करो जब आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि आप हर चीज़ को हैंडल कर लोगे। भाई हमने कई दिन ऐसे भी देखे हैं कि हमने हमारे घर पे चूल्हा नहीं बनाया होगा, पहले लेबर को पेमेंट करी है। तो जनरली पब्लिक नहीं करती इस चीज़ को, वो कहते हैं पहले अपना घर चलना चाहिए, बाद में नहीं दिए तो नहीं दिए लेबर को, कोई बात नहीं। थॉट प्रोसेस का गेम है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छा सक्सेस मिलेगा। ठीक है, फंड की नीड है। बिजनेस को अगर आपको बड़े लेवल पे लेके जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, फंड आपको चाहिए। अगर हम सोचें कि हम 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ से आज की डेट में बड़ा सेटअप चालू कर दे, वो पॉसिबल नहीं। वो आज हम भी सोचते हैं कि हम इससे बड़े लेवल पे ले जाएं, और तो हमें भी ये लगता है कि नहीं यार, हमें और फंड चाहिए।
अब कितना फंड हम डालें हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना फंड रिक्वायर्ड है। आज की डेट में अगर मैं इसमें 1000 करोड़ भी इंसर्ट कर दूं तो भी मुझे ऐसा लगेगा मुझे और पैसा चाहिए इसको और ग्रो करने के लिए। तो बिजनेस ये है कि आपको एक लेवल सेट करना पड़ेगा। और जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहे हैं, गवर्नमेंट के इशू चल रहे हैं, या हमारा जो अब कंपटीशन है बड़ी बड़ी यूनिट से हो चुका है, तो जब आपको उनसे लड़ाई करनी है तो आपको फंड लेके और उस लेवल पे काम करोगे तो आप सर्वाइव करोगे, नहीं तो 2-4 साल बाद आपको आउट होना पड़ेगा। एम्प्लॉय रिटेंशन के बारे में व्हाट आर योर थॉट्स एंड हाउ डू यू डू दैट कि इतने टाइम से जोड़ रखे हैं आपने, इतने सारे, कितने हैं टोटल वर्कर्स यहाँ पे? ऑलमोस्ट मोर देन 100 हैं। मोर देन 100। तो हाउ आर यू मेंटेनिंग ऑल दैट इतने सालों से? एक ही चीज़ है, एज ए फैमिली उनको रखा है। कहीं भी उनको दिक्कत आ रही है, चाहे कई बार ऐसा भी होता है हमें उनको एडवांस भी देना पड़ता है, क्योंकि उनके अगर घर में कोई प्रॉब्लम है हमें लग रहा है जेन्युइन है तो हम वो देते भी हैं, करते भी हैं। और हम दूसरा वो देखते हैं कि अगले सामने वाला जो हमारे साथ काम कर रहा है वो हमसे कितना जुड़ा हुआ है, हमारे बिजनेस से कितना जुड़ा हुआ है, वो क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं। तो वो एज ए एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो कि धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाते हैं कि ये बंदा किस थॉट से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्या प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, तो वो है। तो अगर हम उनकी सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम उनको अप्रेजल दे रहे हैं, तो वो क्यों जाएगा कहीं भी। बिल्कुल भाई टाइम पे पैसा जा रहा है, उनके काम हो रहे हैं, हर साल उनका इंक्रीमेंट हो रहा है उनके सैलरी में, तो वो कहीं नहीं जाते, वो कहते हैं हम ठीक है, हम यही ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि 95% जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो उनके बारे में नहीं सोचती। उनके पास आज पैसा आ गया तो दे दिया, नहीं दिया तो 2 महीने की सैलरी नहीं दी, 3 महीने की नहीं दी, तो वो बंदा जो काम कर रहा है उसके तो खर्चे हैं, तो वो निकलने की करेगा। तो वो एक एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ज़रूरी है कि लेबर को क्या चाहिए, टाइम पे पैसा। अगर आप टाइम पे पैसा दो तो आप वो आपके पास टिका रहेगा, और अप्रेजल उसको करते रहो। कई बार तो ये होता है कि हमने, कुछ लोग तो ऐसे आए थे जिनको हमने सिर्फ 4-5 हज़ार के अंदर किया था, आज उसकी सैलरी 40-50 हज़ार है विद इन 5 to 6 ईयर, क्योंकि अगर उसमें एफिशिएंसी है काम की तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाओगे दूसरी जगह जाएगा, उसको खुद को एक पॉइंट के बाद लगने लगेगा कि मैं अंडरपेड हूँ। बिल्कुल, उससे पहले आप खुद रियलाइज करके सही उसको करो। करो। करेक्ट सर। तो इनको सपोर्ट करना पड़ता है इस चीज़ों में। ओके, सो सर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टॉप 3 एडवाइसेस you want to give to anyone जो स्टार्ट करना चाहता है खुद का बिजनेस इन रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर? भाई उसका 3 तो क्या कहूँगा मैं, तो उसे 2 ही पॉइंट बता दूंगा मेन, तो 3 की भी जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा। पहला चीज़ कि जो भी वो चीज़ बना रहा है, जो मैंने कहा था प्रोडक्ट जो भी वो डेवलप कर रहा है, हाँ, उसके अंदर वो चीज़ ध्यान रखे कि क्वालिटी नेवर से सॉरी। क्वालिटी नेवर से सॉरी। अगर वो क्वालिटी उसने जनरेट कर ली और उसने बना ली, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आएगा माल के लिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनिशियली हमें टाइम लगता है, पर जिस दिन वो कस्टमर आपसे कनेक्ट हो गया तो आपके सारे पीछे के सारे लॉसेस बुक कर लेता है। तो वो आपको एक बहुत चीज़ मिलती है। दूसरी चीज़ है पेशेंस। कोई भी बिजनेस बिना पेशेंस के नहीं होता। आज कोई भी आप नया सेटअप लगाओगे, हो सकता है कि उसमें साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए। हम 3 इयर्स ब्रेक इवन पॉइंट आने के लिए काउंट करते हैं। अगर हमारा लक अच्छा हुआ, हो सकता है कि हम विद इन मंथ ही आ जाएं। 3 इयर्स का टेन्योर आप पकड़ के चलना, ये हमारा टफेस्ट पीरियड है, और जिसमें आपको 100% आपका देना ही होगा, नहीं तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 2 चीज़ें हैं, पेशेंस और क्वालिटी। आप इन 2 चीज़ों को बिल्ड कर लो, आपको कहीं भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। ओके, सो दैट्स बीन अ ग्रेट इंटरेक्शन विद यू। थैंक यू सो मच। अभी तो काफ़ी चीज़ें हमें भी रिकॉल हो गई कि हमने कैसे कैसे किया था, हमें हमारी जर्नी याद आ गई कि हमने कब कैसे चालू किया, कैसे किया, क्या स्ट्रगल किया, क्या प्रॉब्लम फेसेस की, वो समय है। Okay, that's great. So thank you guys everyone who's watching, and अगर आपको ये वीडियो informative लगा so hit that like button and subscribe button, and we will see you in the next video. Bye bye. Thank you.